नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मंत्री गणेश जोशी ने हरिहर आश्रम कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचने के बाद निरंजनी अखाड़े में संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कुंभ मेला 2027 को लेकर भी चर्चा की। गणेश जोशी ने कहा कि सरकार मेले की तैयारी में जुटी है। मेला अधिकारी की नियुक्ति की दर्ज कर दी गई है। हरिद्वार में 2027 में होने वाला कुंभ मेला पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साधु संतों से मुलाकात की है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ हरिद्वार दौरे पर रहे और इस दौरे के बाद जो है उन्होंने हरिहर आश्रम पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ शंकराचार्य जगतगुरु आश्रम पहुंचने के बाद भी उन्होंने निरंजनी अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात की है। तो जगतगुरु आश्रम में स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उसी में शिरकत करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पहुंचे थे। साधु संतों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने साधु संतों को यह आश्वस्त किया कि 2027 में जो अर्धकुंभ होना है, हरिद्वार में जो अर्धकुंभ मेला होना है, वो दिव्य और भव्य बनाया जाएगा और उसके लिए व्यापक स्तर पर सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गणेश जोशी ने ये भी बताया कि कुंभ मेलाधिकारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। कुंभ मेलाधिकारी की नियुक्ति के बाद माना ये जाता रहा है कि जो तमाम अर्धकुंभ के दौरान होने वाले कार्य हैं उनमें तेजी आती है। तो अब चूंकि कुंभ मेलाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है, तो इसके बाद जो निर्माण कार्य हैं उनमें तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले भी जो अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने शिरकत की थी। तो उन्होंने भी सरकार की मंशा जाहिर कर दी थी कि इस बार का जो 2027 में होने वाला अर्धकुंभ है वो दिव्य और भव्य बनाया जाएगा और उसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही मेलाधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी, जो राज्य सरकार ने अब हाल ही में कर दी है। सोनिका IAS सोनिका को कुंभ मेलाधिकारी बनाया गया है, जिसके बाद वो जल्द ही कुंभ मेले अधिकारी की जो है कुर्सी संभाल लेंगी। उसके बाद जो होने वाले तमाम निर्माण कार्य हैं उनमें तेजी आएगी। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह भी दावा किया कि 2027 में होने वाला जो कुंभ मेला है वो उसमें इतनी भीड़ आएगी कि पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने संतों को भी आश्वस्त किया है कि अपने जो सुझाव हैं वो मेलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, जिन पर अमल किया जा सके और अर्धकुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, हमें यह जानकारी देने के लिए। जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है, क्योंकि इलाहाबाद में 65 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त जगह है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और बड़ा विशाल कुंभ यहाँ पर होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम किया गया, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पाकिस्तान की नीयत में हमेशा ही खोट रहा है और जब युद्ध हुआ है तो पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है। उन्होंने कहा कि सीज फायर के बाद फिर पाकिस्तान ने खुराफात की, लेकिन भारत की सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सेना के हिसाब से ये सक्षम देशों में है और पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की नीयत में हमेशा ही खोट रहा है और जब जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान को हमेशा माथी खानी पड़ी और हमेशा तारों खाने चित हुआ। और पाकिस्तान खुरापात नहीं छोड़ता, जिससे सीज फायर के बाद फिर उसने खुरापात की और हमारे देश की सेना ने जिसका जवाब दिया। ये बात का प्रमाण है कि भारत आज की तारीख में दुनिया के अंदर सबसे सक्षम राष्ट्रों में जो सेना के हिसाब से अगर आप देखेंगे सबसे सक्षम राष्ट्रों में से एक है। और अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है पाकिस्तान का नामो निशानी मिट जाएगा। अब कांग्रेस जो है वो 1970 याद दिलाने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर
संबंधी बयान से पीएम का संबोधन दब गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या भारत ने अमेरिका की मांग मान ली है और क्या कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ट्रंप के व्यापारिक हितों की शर्त पर सीजफायर कराने के दावे का कोई जवाब नहीं दिया। ये सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी देश के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले के किए गए खुलासे में पूरी तरह से दबकर रह गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पीएम की ओर से इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। महत्वपूर्ण बात जो आज पूरा देश जानना चाहता है कि हम पाकिस्तान हमारे साथ उसका 1-to-1 हो रहा था, इसमें अमेरिका कहां से आ गया। सीज फायर का जो अनाउंसमेंट था वो प्रधानमंत्री ऑफिस से ना होकर के, रक्षा मंत्री की तरफ से ना होकर के, ऐसा क्या था कि जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सीज फायर का अनाउंसमेंट रात को किया गया। और ये मुझे लगता है देश की जो संप्रभुता है, जो हमारी सोवेरेनिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी क्रम में माननीय खड़गे जी और राहुल जी ने भी मोदी जी से ये परसों की ही बात है, ये निवेदन किया कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का और या सर्वदलीय बैठक बुलाइए, क्योंकि ये जो एक सवाल है इसका जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि हमारी संप्रभुता पे बहुत बड़ा सवाल है। ये फैसला केंद्र सरकार का होना चाहिए था, सेना का होना चाहिए था, रक्षा मंत्रालय का होना चाहिए था, ना कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का। बीजेपी ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम पर निशाना साधा है। बता दें, उत्तराखंड पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाते नजर आते हैं। हरीश रावत और बीजेपी में अक्सर तकरार देखने को मिलती है। हाल ही में जुम्मे की छुट्टी को लेकर कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने मुद्दा उठाया, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने पूर्व सीएम पर निशाना साधा था, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में हरीश रावत है, उनका स्वास्थ्य है, उसके बावजूद भी वो सक्रियता के साथ जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं और इसके लिए तमाम लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं जो संविधान में विपक्ष को दिए गए हैं। सत्ता पक्ष की आंखें खोलने के लिए अब ऐसा कोई तरीका अब नहीं बचा होगा जो हरीश रावत ने इस्तेमाल न किया हो। दसौनी ने कहा कि यदि कोई सत्ता पक्ष में समझदार व्यक्ति होगा तो हरीश रावत की सुझाव को सकारात्मक तरीके से लेगा और पक्ष विपक्ष से पहले प्रदेश की प्रगति पहले देखेगा। लेकिन जिस तरीके से नेता हरीश रावत पर लगातार हमला किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी हैसियत है कि वे हरदा पर टिप्पणी करें। से सक्रियता के साथ वो जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे, वो प्रदेश के मुद्दे उठाते रहते हैं। उसके लिए वो तमाम लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं जो संविधान ने विपक्ष को दिए हैं। वो मुझे लगता है कोई तरीका अब नहीं बचा होगा जो माननीय हरीश रावत जी ने इस्तेमाल ना किया हो सत्ता पक्ष की आंखें खोलने के लिए। यदि कोई समझदार व्यक्ति सत्ता पक्ष में हो तो वो हरीश रावत जी के तमाम जो उनके सजेशंस हैं, सुझाव हैं, उनको सकारात्मक और सहयोगात्मक रूप से लेगा और प्रगति प्रदेश की पहले देखेगा, पक्ष विपक्ष बाद में। लेकिन जो ये नेता लगातार हरीश रावत जी पर हमला बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें से किसी की भी हैसियत है कि वो हरीश रावत पर टिप्पणी करे, क्योंकि एक उम्र लग जाती है और एक व्यापक अनुभव चाहिए हरीश रावत या हरदा बनने के लिए। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं, आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बहुत दिनों से जब भी चुनाव आते हैं या जब भी कोई बड़ी बात उठती है प्रदेश में तो तब भी हरीश रावत जी का नाम आता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहुत गद्दावर नेता हैं। तो हरीश रावत जी के वो जो यूनिवर्सिटी की बात थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो बात हर वक्त उठ के आती है। जब भी कोई भी मुद्दा विपक्ष का उठाता है तो तुरंत जो है भाजपा को ये यूनिवर्सिटी या हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ जाती है। तो उसको लेकर जब लगातार टिप्पणियां होती हैं तो उसी पे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी अभी इस लायक नेता नहीं है जो कि हरदा पे टिप्पणी कर सकें, क्योंकि हरदा बहुत बड़े नेता हैं और आज जो है केंद्र से लेकर और राज्य तक जितने भी उतरा उनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है, इस लायक नहीं है जो कि हरदा पे टिप्पणी कर सके। और अभी उतना संघर्ष करने के लिए अभी बहुत समय है। तो इसको लेकर लगातार जब भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बात आती है तो हरदा की वो जो बात है वो जरूर याद आती है कि हमेशा
से कि जब भी कोई चाहे चुनाव हो, चाहे कोई भी मुद्दा आता है बड़ा, तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा आता है तो उस पे जो है हमेशा वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी याद आती है भाजपा को, और वहां पे कटाक्ष करते रहते हैं, कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमें यह जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा में 12 दिन के भीतर साढ़े पाँच लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार हो चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने कई श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, जिन्होंने कहा कि काफी अच्छी व्यवस्था भी है और बहुत कम समय में बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर लिए गए हैं। तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं। यात्री बहुत खुश हैं। हम भी लोग भी कईयों को मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगता है लोगों को कि हम सबसे पहले मेरे दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ पर हैं और किसी प्रकार के अगर व्यवस्थित तरीके से दर्शन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको आजकल जल्दी रहती है कि सबसे पहले मेरे दर्शन हो। ऐसे में थोड़ा सा हो सकता है एक आध दिन व्यवधान रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कई बार मतलब लोगों के दर्शन हो रहे हैं। केदारनाथ चमोली में लाटू देवता मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। बता दें, पांचवा धाम के नाम से विख्यात से मानंदा के धर्म भाई लाटू देवता मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कर भक्तों के लिए विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मंदिर के कपाट खुलते ही लूटा देवता लाटू देवता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। अब आगामी 6 माह तक श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए लाटू देवता की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लाटू देवता के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और जन कल्याण की कामना भी की। उन्होंने कहा कि लाटू धाम को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं चौक चौबंद की जाएंगी ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो और यह धाम मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। हमको प्राप्त हुआ है। ये धाम हमारा विकसित हो, इसके आसपास हेलीपैड बने, अन्य सुविधाएं बने, पार्किंग बने, माँ नंदा राज्यात यात्रा भी हमारी होनी है। रोड का भी सर, रोड का राज्य की एक हमारी यात्रा है। उस यात्रा के निमित्त सभी तैयारियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाटू भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, माँ नंदा की कृपा से ये यात्रा हमारी ऐतिहासिक है। उसके निमित्त सड़कों का निर्माण है, अन्य अवस्थापनाएँ हैं, स्कूलों के सौंदर्यीकरण है, अन्य जो हमारे पुल हैं वो सब बनने जो अवस्थापनाएँ यात्रा को सुव्यवस्थित बना सकती है, उसके सभी प्रयास। खंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन है। वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन के सभी मदरसों में क्या पढ़ाई कराता है, इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ाएंगे और इन मदरसों में कोई भी बाहरी छात्र नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसों में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए कड़ा और दो टुक ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब मदरसों में ना तैतनिया चलेगा, ना फोकनिया, ना पंजुम, ना मुंशी, ना मौलवी, ना मौल्लिम। उन्होंने कहा कि हमें ये सब डिग्रियां नहीं चाहिए भाई, हमें हमारे बच्चों को वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। हमें हमारे ज्ञान पर रहने दो, जो सिलेबस में है वही चलने दो।
इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे लगातार बने हुए हैं। आपसे जानेंगे अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, मदरसा प्रबंधन इसे लेकर क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं बात करूं मदरसों को, तो मदरसों को लेकर जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका साफ कहना है कि हमें वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में मान्य है और जो बच्चों के आगे आने वाले समय में जो बच्चों के भविष्य के काम आता है वो नहीं पढ़ाना है जो भविष्य में काम ना आए। कहते हैं हमें ना मौलवी की जरूरत ना किसी की जरूरत, हमें उत्तराखंड में शिक्षा की वो जरूरत है जो शिक्षित बच्चों के काम आए और बच्चों का भविष्य जिस पे निर्भर करे। ये ना हो कि मतलब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कुछ और मदरसे में चल रहा है कुछ, तो इसको लेकर साफ कहना है कि सादाब संघ का जिस तरीके से लगातार बयान देते रहते हैं, उनका साफ कहना है कि हमारा जो संकल्प है वो उत्तराखंड के विकास और बच्चों के विकास की बात करनी है, ना कि मदरसा मौलवी वालों की विकास की बात करनी है। कि मदरसे जो है मौलवी के हिसाब से नहीं बल्कि शिक्षा के हिसाब से चलने हैं और चलने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी यह जानकारी हमें देने के लिए। पौड़ी में स्मार्ट आंगनवाड़ी का संचालन किया जा रहा है। बता दें, पौड़ी में प्रदेश की पहली स्मार्ट आंगनवाड़ी का संचालन किया जा रहा है। यह आंगनवाड़ी बच्चों के लिए न केवल एक शिक्षा केंद्र है बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया है जहां वे खेल खेल में सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर गीता ने बताया कि इस स्मार्ट आंगनवाड़ी में आधुनिक संसाधनों और डिजिटल उपकरणों की मदद से बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा, बच्चे अब खेल खेल में नई चीजें सीख रहे हैं जिससे उनमें सीखने की ललक बनी रहती है। उनका मानना है कि इस तरह की स्मार्ट आंगनवाड़ी हर गांव में होनी चाहिए ताकि बच्चों का प्रारंभिक विकास और भी बेहतर तरीके से हो। जिला बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने जानकारी दी कि यह स्मार्ट आंगनवाड़ी निजी संस्था के सहयोग से विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की पहली स्मार्ट आंगनवाड़ी है जिसमें डिजिटल क्लासरूम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बच्चे यहां आधुनिक तकनीकों के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आंगनवाड़ी इस तरीके से स्मार्ट आंगनवाड़ियाँ प्रत्येक आंगनवाड़ी बने ताकि जो बच्चों का विकास है वो इस एज में सबसे ज़्यादा होता है, तो उनका शारीरिक मानसिक भावनात्मक और जो भी विकास होते हैं वो इस एज में काफ़ी डेवलप होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे आंगनवाड़ी होंगे तो हम बच्चों को बहुत अच्छी के तरीके से विकसित कर पाएंगे और बहुत अच्छा उनको एक फ्यूचर दे पाएंगे बच्चों को। हाँ जी, ये बहुत हमको समस्याएं दिखती हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा जैसे फ़ोन पे लगा हुआ है लगातार, वो क्योंकि अब क्या हो गया कि फैमिली सिंगल रहने लग गई तो बच्चे को वो माहौल नहीं मिलता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है तो बिल्कुल एक उसमें जाता है कि उसको एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। यहाँ जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा स्वतंत्र तरीके से अपनी एक्टिविटी करता है तो बच्चे को उसमें ज़्यादा विकास होता है क्योंकि बच्चा अपने ब्रेन का यूज़ कर रहा है। खबर बागेश्वर के हिरमोली गांव से है जहां जंगली सूअर ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, हादसा उस वक्त हुआ जब खेत में धान की बुवाई के लिए खेत तैयार किया जा रहा था और सूअर ने पीछे से हमला कर दिया। सूअर ने उनकी पूरी गर्दन दबा दी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सूअर से लड़ते रहे। बाद में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीण बताते हैं कि 5 किलोमीटर पैदल आने के बाद एम्बुलेंस भी उन्हें कोई राहत नहीं दिला पाई। इस एम्बुलेंस में जंगली सूअर ने बुरी तरह घायल के व्यक्ति के लिए एक दर्द निवारक गोली तक नहीं थी। वो जैसे तैसे बागेश्वर जिला अस्पताल पहुंचे। पैदल 5 किलोमीटर चलने के बाद लहूलुहान हालत में सड़क तक पहुंचे। यहां से 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया जहां डॉक्टर्स की देखरेख में घायल का इलाज चल रहा है। वहीं उपचार कर रहे डॉक्टर डीपी शुक्ला ने बताया कि उनकी गर्दन में पूरा मांस निकला है और उनका उपचार किया जा रहा है। रुड़की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है जिसे उपचार हेतु रुड़की अस्पताल भेजा गया। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटा रहे हैं। कलियाड़ थाना पुलिस गौ तस्करी की सूचना पर रोलहड़ी के पास जंगल में पहुंचे थे। उन्होंने बदमाशों की तलाशी शुरू की, तभी उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर डाली। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली बदमाश को जा लगी। वहीं कुछ बदमाश मौके से फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है। सभी गौ तस्कर बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। घायल का नाम 35 वर्षीय नौशाद निवासी सिकरौड़ा थाना भगवानपुर बताया गया है। आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी के कई मुकदमे भी दर्ज हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।